हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पिछले अध्याय में पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका जो परमाणुवीय मॉडल है वो किस प्रकार से हम उसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसी में जो थर्ड जो हमारा था वो था लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार से चुंबकित होते हैं और उनको यदि किसी वाही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो डोमेन किस प्रकार से उसके अंदर जो है संरेखित होते हैं, और यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो वो किस प्रकार से विचुंबकित होता है, इस चीज़ को हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो आज की हेडिंग है वो है सैथिल्य लूप। तो ये सैथिल्य लूप जो है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ही बनता है। अब लौह चुंबकीय पदार्थों को यदि हम वाही चुंबकीय क्षेत्र H में रखें तो उसके द्वारा वो जो लौह चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर एक चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण उसके जो चुंबकन तीव्रता होती है I, वो उसका H पर डिपेंड करता है। अर्थात जैसे जैसे हम वाही चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी चुंबकीय जो चुंबकन तीव्रता है I, वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो H और I का रिलेशन है, जो हमारा H है वाही चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबकन तीव्रता I है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो अनुक्रमानुपाती नहीं है, अर्थात एक को बढ़ाने से दूसरी बढ़ती नहीं है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम H को बढ़ाते हैं वैसे वैसे I बढ़ती है, और लेकिन जब हम H को घटाते हैं, H का मान धीरे धीरे कम करते हैं, तो I जो है H के साथ साथ घटती नहीं है, उसी दिशा में नहीं घटती है, उसका जो पथ है वो अलग होता है। और थोड़ा सा जो हमारी H जो चुंबकन तीव्रता I है वो हमारी वाही चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता H है उससे थोड़ा सा लैगिंग होती है, पीछे रह जाती है। तो हम इस प्रकार किसी चुंबकन तीव्रता I का वाही चुंबकीय जो तीव्रता होती है H से पीछे रह जाना, ये जो है हमारा सैथिल्य, इसको हम सैथिल्यता कहते हैं या सैथिल्य कहा जाता है। इसका गुण, या ये कह सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थों में जो हमारी चुंबकन तीव्रता होती है I, वह सदैव जो है चुंबकीय तीव्रता H से लैगिंग करती है, अर्थात पीछे रहती है, जिस कारण से इस हम लौह चुंबकीय पदार्थ के इस गुण को हम सैथिल्य कहते हैं। तो अध्ययन के द्वारा ये देखा गया कि जैसे जैसे हम H के मान को बढ़ाते हैं और किस प्रकार से हमारे I के मान में परिवर्तन होगा, तो उसके लिए ग्राफ खींचा गया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सपोज हमारा शुरू में किसी लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो बिल्कुल विचुंबकित था, उसमें कोई भी हमारा चुंबकीय गुण नहीं था, अर्थात जब हम, और उसमें वाही चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो था। जब हम वाही चुंबकीय क्षेत्र को H को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये देखा गया I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है, और उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से, इस प्रकार से ग्राफ इसका बढ़ेगा। जैसे जैसे H के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे I, और I इस प्रकार के पाथ को फॉलो करता हुआ इस बिंदु तक चले जाएगा, माना ये बिंदु A है। अब जब हम A से आगे की ओर H को बढ़ाएंगे, अर्थात ये जो आपका A पर जितना H है, अब हम H की वैल्यू अगर बढ़ाएं, अर्थात वाही क्षेत्र की तीव्रता को हम बढ़ाएं, तो अब जो है हमारा चुंबकन तीव्रता I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, I की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर हमारे डोमेन्स होते हैं, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो वे डोमेन जो है विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में वो संरेखित होते हैं, जिस कारण से उसका नेट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। लेकिन जब हम उसको वाही चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वाही चुंबकीय क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो वो डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धीरे धीरे वाही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती धीरे धीरे वो संरेखित होती है, और जैसे जैसे वो संरेखित होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी चुंबकीय तीव्रता जो I है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है बिंदु A पर जहाँ पर सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं वो वाही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा डोमेन संरेखित होने के लिए होते नहीं हैं, तो जिस कारण से उसकी अधिकतम चुंबकीय जो चुंबकन तीव्रता I है वो उस प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस A बिंदु के बाद जो अधिकतम मैक्सिमम जो I है वो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगी, इस बिंदु पर I मैक्सिमम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, इसको हम I मैक्सिमम भी कह सकते हैं। इसके बाद H की वैल्यू बढ़ाने पर ये I की वैल्यू नहीं बढ़ेगी।
अब हम इसको धीरे धीरे कम करते हैं, एच की वैल्यू को जिस प्रकार से हमने बढ़ाया था अब हम एच की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते हैं। तो होता यह है कि जो हमारा पाथ पहले फॉलो हुआ था, होना ये चाहिए था कि जिस प्रकार से हम एच की वैल्यू को बढ़ाने पर ऊपर गए थे उसी रास्ते पर बैक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम एच की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते हैं तो हमारा जो पाथ फॉलो होता है, जो ग्राफ फॉलो होता है, इस प्रकार से फॉलो होता है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो आई की वैल्यू उसी के अनुक्रमानुपाती घट नहीं रही है। अर्थात हम एच की वाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर उसके अंदर पूरे के पूरे जो डोमेन संरेखित हुए थे वो धीरे धीरे जो है अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। अर्थात वे अपनी स्थिति से हट तो रहे हैं, अर्थात वे विसंरेखित हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो रहे हैं जिस अनुपात में वो संरेखित हुए थे, जिस कारण से ये आई जो है ये एच से थोड़ा सा लैगिंग करता है, जिस कारण से पीछे रहता है, जिसे हम शैथिल्यता कहते हैं, शैथिल्य कहते हैं। अब जब बिंदु हम बी पर पहुंचते हैं, अर्थात बी पर पहुंचने पर क्या हो रहा है, जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जा रहा है। शून्य होने का मतलब है अब हमने वाह्य चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर दिया है। और शुरू में क्या था, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र जीरो होने पर उसकी चुंबकन तीव्रता भी शून्य थी, अर्थात उस पदार्थ के अंदर कोई चुंबकीय गुण नहीं था। लेकिन एक बार चुंबकित करने पर यदि आप एच की वैल्यू को जीरो भी कर दें फिर भी वह पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित नहीं होता, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह जाता है। ये जो बिंदु बी दिख रहा है ये आपको दिखा रहे होंगे, बिंदु बी पर एच की वैल्यू जीरो है परंतु आई की वैल्यू जीरो नहीं है। ये शो करता है कि किसी पदार्थ को एक बार चुंबकित करने पर वह दोबारा से अगर हम उसको विचुंबकित करें तो वह पूर्ण रूप से विचुंबकित नहीं होती है, उसके अंदर कोई ना कोई चुंबकीय गुण रह जाता है। इसको हम जो ये चुंबकीय गुण इसके अंदर रह गया, जिसको हम ओबी के द्वारा यहाँ ग्राफ में दिखा रहे हैं, इस ओबी को हम धारणशीलता कहते हैं। धारणशीलता, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है इसको हम धारणशीलता कहेंगे। धारणशीलता मतलब रिटेंटिविटी, इसके अंदर ये चीज रहेगी। अब जब बी ऐसा क्यों हुआ कि वाह्य चुंबकीय क्षेत्र जीरो होने पर भी इसके अंदर कुछ धारणशीलता अर्थात कुछ चुंबकीय गुण रह गया, इसका कारण क्या है कि आप जानते हैं कि उस सिद्धांत वही डोमेन सिद्धांत है। जब हम उनको संरेखित करते हैं, जब हम पूरी तरीके से वो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र को एक निश्चित सीमा के लिए सारे के सारे डोमेन जो है संरेखित हो जाते हैं। अब जब हम उसको उस एच की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते हैं तो वे डोमेन विसंरेखित होने लगते हैं, लेकिन एच की वैल्यू को जीरो करने पर भी वो सारे के सारे डोमेन जो एक बार संरेखित हो गए हैं वो पूर्ण रूप से विसंरेखित नहीं हो पाते। उन्हें विसंरेखित होने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, वो साधारण रूप से विसंरेखित नहीं होते हैं। तो इस कारण से एच की वैल्यू जीरो करने पर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह जाता है। अब हम उसको पूर्ण रूप से विसंरेखित करना चाहते हैं, अर्थात उसके पूरे के पूरे चुंबकीय गुण को समाप्त करना चाहते हैं, अर्थात आई की वैल्यू को समाप्त करना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो है इस जो हमने चुंबकीय क्षेत्र H लगाया था उसको नेगेटिव दिशा में हम उसको बढ़ाएंगे। अर्थात जब हम जिस दिशा में हम धारा पहले प्रोवाइड कर रहे थे अब हमें धारा की दिशा को उलटना पड़ेगा, जिस कारण से जो चुंबकीय तीव्रता वाह्य चुंबकीय तीव्रता है वो विपरीत दिशा में बढ़ने लगेगी। अब विपरीत दिशा में बढ़ने से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर जो चुंबकीय गुण था वो जो संरेखित होने की जो टेंडेंसी थी वो अब विपरीत दिशा में संरेखित होने लगेंगे। उसके अंदर के जो डोमेन थे उसमें से कुछ डोमेन जो है विपरीत दिशा में संरेखित होने लगेंगे, जो कि दूसरी दिशा में संरेखित हुए डोमेनों को निरस्त कर देंगे, अर्थात जो परिणामी उसके अंदर जो चुंबकीय तीव्रता आई है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और इस तरीके से एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसके अंदर का पूरा चुंबकीय जो गुण है वो समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से एक बिंदु, इसको हम बिंदु माना सी कहते हैं, तो बिंदु सी पर उस पदार्थ का सारा चुंबकीय गुण समाप्त हो गया है, अर्थात उसकी जो चुंबकन तीव्रता आई है वो जीरो हो गई है। तो ये किसके कारण हुआ, जब हमने इस चुंबकीय तीव्रता को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाया, उल्टी दिशा में अगर हमने इसको बढ़ाया तो एक निश्चित मान के लिए या एक अधिकतम मान के लिए उसके अंदर का जो चुंबकन तीव्रता है आई वो जो है शून्य हो गई है। तो हम इस ऋणात्मक जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, जो विपरीत दिशा में जो अधिकतम जो
चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, वाही चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता, और इसको ग्राफ में ओसी के द्वारा दिखाया गया है। तो निग्राहिता का मतलब आप समझ रहे होंगे। निग्राहिता का मतलब है कि वह अधिकतम ऋणात्मक वाही चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसके कारण किसी पदार्थ के अंदर की जो चुंबकीय गुण होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये निग्राहिता है, जिसे हम कोर्सिविटी कहते हैं। अब हम इसी प्रकार से ऋणात्मक दिशा में एच की वैल्यू को यदि और बढ़ाएं, तो अब एच की वैल्यू को और बढ़ाने से आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम 0 से आगे की ओर बढ़े थे, कि यदि हम यहाँ पर एच की वैल्यू को बढ़ाने से उसके अंदर आई की वैल्यू बढ़ी थी, तो ऐसे ही यहाँ से सी से और अगर आप एच की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आई की वैल्यू ऋणात्मक दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, अर्थात नीचे की दिशा में ही बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते जैसे बिंदु ए पर एक सैचुरेशन की स्थिति आई थी कि यहाँ पर सारे के सारे जो डोमेन थे वो एक ही दिशा में सारे के सारे संरेखित हो गए थे, इस तरीके से एक दिशा में सारे संरेखित हो गए थे। तो इसी प्रकार से इस बिंदु सी पर, या डी अगर हम इस बिंदु कहें, तो बिंदु डी पर भी सारे के सारे डोमेन संरेखित हो जाएंगे, लेकिन उनकी दिशा इन डोमेनों की दिशा के ठीक विपरीत हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा अपोजिट होगी यहाँ। तो इस प्रकार से ये जो इसके डोमेन है वो भी वाही चुंबकीय क्षेत्र था, अपोजिट दिशा में सारे के सारे डोमेन संरेखित हो जाएंगे, अर्थात जो आई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में प्राप्त होगी। अब इससे ज़्यादा अगर हम एच की नेगेटिव वैल्यू में बढ़ाएं तो अब आई की वैल्यू नीचे की ओर ऋणात्मक में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हमने बिंदु ए में चुंबकीय क्षेत्र को कम किया था, इसी प्रकार से हम यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र को कम करेंगे तो वही स्थिति और वही फिनोमिना यहाँ भी दिखाई देगा, और हम बिंदु ई पर पहुँच जाएंगे। और ई पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बिंदु बी पर वाही चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करने पर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एक चुंबकन तीव्रता आई रह गई थी, उसका चुंबकीय गुण उसमें शेष था ओ बी। इसी प्रकार से इस विपरीत दिशा में भी इसमें कोई ना कोई एक चुंबकीय गुण शेष रह जाता है, जो कि ओ ई के द्वारा दिखाया जाता है, और ओ ई जो है ओ बी के इक्वल होगा। अब फिर पुनः जिस प्रकार से हम बी से सी में आए थे, उसी प्रकार से यदि ई से और जो है हम अब इस जो एच की वैल्यू है उसको पुनः से उसका हम धारा की दिशा को बदल दें, अर्थात दोबारा से हम उसी डायरेक्शन में आ जाएं इसमें, तो दोबारा से उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होगा और पुनः शून्य हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर अगर हम वही चक्र पूरा करें तो हम फिर दोबारा से बिंदु ए पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक ये ग्राफ बनेगा ओ ए बी सी डी ई एफ, ओ ए बी सी डी ई एफ। ये एक ग्राफ है जो बंद लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ का एक शैथिल्य लूप कहलाता है। इस पूरे हम लूप को शैथिल्य लूप कहते हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये जो लूप हमें दिखा रहा है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से किसी वाही चुंबकीय क्षेत्र में किसी लौह चुंबकीय को रखने पर, लौह चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह किस प्रकार से चुंबकित हो जाता है और किस प्रकार से जो है उसका विचुंबकन होता है। तो इस ग्राफ के द्वारा हम समझा सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इस पूरे का अगर हम यहाँ पर अगर एरिया निकाल दें, जो आप ये ग्राफ हमारा बन रहा है, इस पूरे का हम एरिया निकालें, ये इस जो पूरे का एरिया है, अब यहाँ पर लैगिंग के कारण, पश्चता के कारण, क्योंकि जो आई है उसमें एच के सापेक्ष कुछ पश्चता है वो पीछे रह रही है, जिस कारण से हम जितना उसको चुंबकीय ऊर्जा दे रहे हैं वो सारी की सारी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें लैगिंग है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारे उस लौह चुंबकीय पदार्थ में रह जाती है शेष। तो इसको हम जो है शैथिल्य हानि कहते हैं। शैथिल्य हानि एक नया शब्द है, शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि क्या है? एक प्रकार का लॉस है ये, और ये एनर्जी लॉस है। दिस इज एनर्जी लॉस।
एनर्जी लॉस। तो जितनी हम एनर्जी उस चुंबकीय पदार्थ को दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी हमें वापस नहीं मिल पाती है, अर्थात जितना हम कार्य उस पर कर रहे हैं वो कार्य हमें वापस नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आई जो है एच से लैगिंग कर रहा है, अर्थात उसमें कोई ना कोई चुंबकीय गुण रह जा रहा है। तो चुंबकीय गुण अंदर रहने के कारण उसके अंदर कुछ ऊर्जा हमारी उसके अंदर, और ये ऊर्जा कितनी होगी, यह जो है इसकी, ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है इसके क्षेत्रफल से प्रदर्शित होता है। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका मतलब शैथिल्य हानि ज़्यादा होगी, यदि इसका क्षेत्रफल कम है तो शैथिल्य हानि कम होगी। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ वे अच्छे माने जाते हैं जिनके अंदर की ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो इस क्षेत्रफल के आधार पर, तथा दूसरी चीज़ होती है धारणशीलता, अर्थात ये जो आपका O से B तक है ये डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है अगर ये डिस्टेंस किसी पदार्थ में बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पर एक शैथिल्य लूप आपके लिए दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का एक लूप है और एक इस प्रकार का लूप है। आप इस दोनों लूपों में देखेंगे, इस लूप में क्षेत्रफल जो है वो कम है, इसका जो एरिया है वो कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, अर्थात इसमें शैथिल्य हानि कम है और इसमें शैथिल्य हानि ज़्यादा है। शैथिल्य हानि का मतलब है इसको हम बार बार चुंबकित और विचुंबकित करेंगे तो इसमें शैथिल्य हानि कम होने के कारण ये चीज़ जो है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें हानि कम हो रही। हानि का मतलब जो एनर्जी लॉस होगी वो हीट के रूप में बाहर आती है, और जिस कारण से इसमें हमें लॉस नहीं हुआ। अब इसमें जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, अर्थात इस प्रकार के लौह चुंबकीय पदार्थ जिनका शैथिल्य लूप इस प्रकार का आएगा, अर्थात जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इस प्रकार के जो हमारे पास लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण लॉस ज़्यादा होता है, अर्थात इसमें जो है उसको बार बार चुंबकित विचुंबकित नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोग देखेंगे इसमें यहाँ से जो डिस्टेंस है ये और ये जो डिस्टेंस है इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। इसका अर्थ है कि इसकी जो धारणशीलता है वो ज़्यादा है और इसकी धारणशीलता कम है। तो धारणशीलता ज़्यादा होने का अर्थ है ये जो है ज़्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र को हम एक बार चुंबकित करने पर उसके अंदर अगर हम विचुंबकित भी उसको कर दें या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लें तो भी उसके अंदर जो है चुंबकीय गुण ज़्यादा मात्रा में होगा, बस इसकी तुलना में। और तीसरी चीज़ इसमें है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसे हम निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता का मतलब है उसको विचुंबकित करने में कितना हमें ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखेंगे इसमें जो है जो ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसमें ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम है, अर्थात इसको हम आसानी से विचुंबकित कर सकते हैं परंतु इसको आसानी से विचुंबकित नहीं कर सकते। तो दोनों से ये क्लियर हो जा रहा है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनका इस प्रकार का शैथिल्य लूप होगा उनकी धारणशीलता अधिक होगी, उनको आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है और उनका क्षेत्रफल कम होने के कारण उनमें जो शैथिल्य हानि है वो बहुत कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार के जो भी लूप होंगे उनमें आप देखेंगे धारणशीलता कम होगी, नंबर 1। दूसरा, इनकी निग्राहिता ज़्यादा है, अर्थात इसको आसानी से हम विचुंबकित नहीं कर सकते हैं, एक बार चुंबकित होने पर वो आसानी से विचुंबकित नहीं होंगे। तीसरा, इनका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनमें शैथिल्य हानि ज़्यादा होगी, अर्थात इसको बार बार चुंबकित और विचुंबकित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों ग्राफों के ऊपर, अब ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली जो हमारे पास नर्म लोहा है, नर्म लोहे का जो आपका शैथिल्य लूप होता है वो शैथिल्य लूप नर्म लोहे का इस प्रकार का होता है और जो स्टील है उस स्टील का जो शैथिल्य लूप है वो इस प्रकार से। तो आप दोनों में देखेंगे कि नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक है, नर्म लोहे की निग्राहिता कम है और नर्म लोहे के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम है। इसी प्रकार से दूसरे में आप देखेंगे स्टील के लिए, स्टील जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ है उसकी धारणशीलता कम है, उसकी निग्राहिता अधिक है और उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है।
तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो नर्म लोहे के, अब हमें जो चुंबक बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक होते हैं स्थायी चुंबक, एक होते हैं अस्थायी चुंबक। जो चुंबक होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक होंगे स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। एक अस्थायी और एक स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब है कि इनको एक बार आप चुंबकित करें और अगली बार उसको विचुंबकित कर दें, बार बार, अर्थात ऐसे चुंबक जिनको बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने की ज़रूरत होती है। और स्थायी चुंबक का मतलब जिनको एक बार बना के हमेशा के लिए उनमें चुंबकीय गुण रह जाए, तो उनको स्थायी चुंबक कहते हैं। तो आप देखेंगे स्थायी अस्थायी चुंबक, इन दोनों में से किसके बनाए हम? अस्थायी चुंबक का गुण ये होना चाहिए कि उसका जो शैथिल्य हानि है वो कम होनी चाहिए, नंबर एक, क्योंकि उसको बार बार चुंबकित विचुंबकित करना है। अगर उनमें शैथिल्य हानि ज़्यादा होगी तो वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने से गर्म हो जाएंगे, तो जो कि एक लॉस होगा और वह जल्दी ही उपकरण खराब हो सकता है। दूसरी चीज़, इनकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, अर्थात एक बार उसको चुंबकित करने पर उसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा रहना चाहिए। तीसरा, इनकी निग्राहिता कम होनी चाहिए। निग्राहिता कम होने का मतलब है कि वो जल्दी चुंबकित और जल्दी विचुंबकित हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो नर्म लोहे है, नर्म लोहे में सारे गुण हैं ये, तो नर्म लोहे का हम क्या बनाते हैं? अस्थायी चुंबक बनाते हैं। इसके अलावा जो स्थायी चुंबक हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि स्टील की निग्राहिता बहुत अधिक है, धारणशीलता बशर्ते इसकी कम है, या धारणशीलता ज़्यादा होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन धारणशीलता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब वो आसानी से, एक बार अगर आप चुंबकित उसको कर दें तो वो आसानी से विचुंबकित नहीं होगी, क्योंकि इसकी निग्राही बल जो है, जो निग्राहिता इसकी है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से स्थायी चुंबक हमेशा स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या कारण है कि नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक जो है स्टील के बनाए जाते हैं? तो उसमें आप ये लिखेंगे कि जो नर्म लोहा है उसकी निग्राहिता कम तथा शैथिल्य हानि कम होती है, दोनों चीज़ें कम होती हैं, जिस कारण से उसको आसानी से चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं। लेकिन स्टील की निग्राहिता अधिक होने के कारण उसको हम आसानी से विचुंबकित नहीं कर पाते, इसलिए स्टील के स्थायी चुंबक तथा नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक चैप्टर था जिसमें कि हमें शैथिल्य लूप के बारे में, और ये लूप जो है नर्म लोहे के लिए अपने आप में विशेष लूप है, और इस लूप में जो हमने याद करना है या फिर जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो नंबर 1 है शैथिल्य। शैथिल्य का मतलब लैगिंग बिटवीन आई एंड एच, एंड सेकेंड इज रिटेंटिविटी, धारणशीलता। धारणशीलता का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को जीरो करने पर भी उसके अंदर चुंबकीय गुण रह जाता है। और निग्राहिता का मतलब है कि उसके अंदर पूर्ण रूप से जो चुंबकीय गुण है उसको समाप्त करने के लिए जितना भी हम ऋणात्मक जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं वो उसकी निग्राहिता कहलाती है। और तीसरी चीज़ है इसमें शैथिल्य लूप। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू।